ये नक्शा देखिए, ये इसराइल का नक्शा है और इसके बीच में फ़लस्तीन है। 1948 में ये सब फ़लस्तीन ही था। जब जंग अज़ीम दोम ख़त्म हो रही थी तो बड़े बड़े फितने जन्म ले रहे थे, जिनमें से एक 1948 में ये सारी सेटलमेंट भी थी जो खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने का नतीजा थी। याद रखें कि इंडिया से मगरिब की तरफ अगर आप जाएं तो 4 मुल्क छोड़ ये नक्शा नज़र आता है जो इसराइल, करंट इसराइल का नक्शा है। इसके मगरबी हिस्से को गज़ा कहते हैं और मशरकी हिस्से को वेस्ट बैंक कहा जाता है। गज़ा के जनूब की तरफ मिस्र, मगरिब की तरफ मेडिटेरियन सी और बाकी बॉर्डर इसराइल के साथ है। याद रखें कि जो गज़ा की ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये दुनिया की सबसे पुरतशद्दुद, सबसे अनलिवेबल प्लेस है। और ये जो गज़ा की पट्टी है, इस पट्टी ने दौरे जदीद की जिस कदर शदीद बमबारी, गोलाबारी, आर्टिलरी का इस्तेमाल और पूरी दुनिया में बनाए जाने वाले जो जदीद बम है, इस पट्टी ने जो देखा है और पूरी कुर्राए अर्ज़ पे इस पट्टी के अलावा किसी ने नहीं देखा। ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन प्रिजन कहलाती है। इसकी वजह यह है कि 41 किलोमीटर और चौड़ाई के एतबार से 12 किलोमीटर, यानी 41 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी, इसका कुल रकबा 365 स्क्वायर किलोमीटर है। गज़ा की 7 लेन क्रॉसिंग्स हैं जो इजिप्ट और इधर उधर निकलती हैं बाहर, उनमें से 4 तो टोटल बंद है। एक क्रॉसिंग को इसराइल कंट्रोल करता है और बाकी के 2 को मिस्र। इन क्रॉसिंग्स के बंद रहने की वजह से होता यह है कि लोग, जाहिर है, ना कोई कारोबार है, ना कोई बिजनेस है, ना इधर आ जा सकते हैं, तो इन्हें कोई रिलीफ नहीं है। इसी वजह से गज़ा में शदीद पानी की शॉर्टेज है, यहाँ 56% गुर्बत है और 53% बेरोज़गारी है। इसी तरह 2020 में बाकायदा तौर पर यूनाइटेड नेशंस ने गज़ा की इस पट्टी को सारा अनलिवेबल प्लेस ऑन अर्थ करार दिया था कि जो पट्टी है इस पर कोई नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ रहते हैं फ़लस्तीन के मुसलमान, यहाँ इंसानों का रहना मुमकिन नहीं। ये दुनिया का सबसे तीसरा गुंजान आबाद तरीन इलाका है क्योंकि कंसंट्रेटेड है। इसके अंदर जो आबादी पैदा हो रही है, ना वो बैरून मुल्क जा सकती है, ना बाहर से कोई अंदर दाखिल हो सकता है। और इनकी जो पॉपुलेशन रेट है ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पैदाइश का रेट भी बहुत ज़्यादा है। और इस पैदाइश की एक बड़ी वजह जंगजू बच्चे तैयार करना भी है। दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर रेस्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा। और इसमें याद रखें कि 65% पनाह गज़ीन है और ये वो पनाह गज़ीन है जो इसराइल का, जो करंट इसराइल कंट्री है, उसके अंदर से लोग जो नहीं रह पाते या जो भी मजालिम का कहीं जो अंदर मसले हो रहे होते हैं, शिकार होते हैं, वो फिर इस गज़ा की पट्टी में आ जाते हैं और इनका सालाना आबादी में 2.91% इजाफा हो रहा है। ग़िज़ा पर हुकूमत किसकी है? अब याद रखें कि बेसिकली जो फ़लस्तीन के आपको 2 नक्शे नज़र आ रहे हैं, एक आपको मैंने वेस्ट बैंक के बारे में बताया और दूसरा मैंने आपको उसके साथ बताया जो फ़लस्तीन के ऊपर के हिस्से में। ये सारे जो दोनों नक्शे मौजूद हैं आप देख सकते हैं, गज़ा की पट्टी और दूसरा फ़तह के अंडर है। तो इसमें 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, एक फ़तह है, ये सारी वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है। अब सवाल और ये जो घुमसान की सारी जंग है ये वेस्ट बैंक पे नहीं है। अब वेस्ट बैंक भी फ़लस्तीन का हिस्सा है और जो दूसरा बैंक है जो गज़ा की पट्टी है वो भी फ़लस्तीन का हिस्सा है, लेकिन वेस्ट बैंक को जो कंट्रोल करती है वो फ़तह की पार्टी करती है। ये इसराइल के साथ दोस्ताना टर्म्स पे है, यहाँ अमन है, इसराइल इसको अटैक नहीं करता, इनके साथ उनके बायलेटरल रिलेशन और तिजारत भी चलती है और गाहे बगाहे इनको थ्रेट भी दिया जाता है। लेकिन ये कमज़ोर मुल्क की तरह फ़लस्तीन यहाँ बसता है इसराइल के अंदर, ये वेस्ट बैंक है। लेकिन जो गज़ा है यहाँ दूसरी पार्टी बसती है जिसको पूरी दुनिया में अब वही मकाम हासिल है जो एक आतंकवादियों को होता है, यानी कि ये आतंक फैलाते हैं, हमास। तो ये जो है ये गज़ा की पट्टी को कंट्रोल करता है। अब ये जो है दे आर नॉट ऑन एनी टर्म्स, ये बचपन से ही ये जो गज़ा की पट्टी में पलते बढ़ते हैं, यहाँ जंगजू तैयार किए जाते हैं,
यहीं फंडिंग की जाती है, यही सारी वॉर जोन है। और क्योंकि यहाँ 2008, 2012, 2014 और 2021 में इसराइल ने 4 बड़े हमले किए हैं, जैसे ये अभी हमास ने एक रॉकेट हमला किया, तो 4 जो बड़े हमले किए हैं, इनमें इसराइल ने 50,000 घर, 20,000 इमारतें, 125 स्कूल, 19 अस्पताल और 51 हेल्थ केयर सेंटर्स तबाह कर दिए हैं। 4,000 के करीब फ़लस्तीनी ख़त्म हो गए, जिसमें 2200 बच्चे और 200 से ऊपर ख़वातीन थी। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि 1988 से पहले तो फ़तेह भी और हमास भी दोनों ही कदरे रिवेंजफुल थी, लेकिन 1988 में फ़तेह ने पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया था और उन्होंने इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लिया था, और वो चाहती थी कि इसका जो सोल्यूशन निकले वो पीसफुल सोल्यूशन निकले और हम अमन से रहें। लेकिन ऐसा फ़लस्तीन जो गज़ा की पट्टी में ये सारी वॉर जोन चल रही है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और जो गज़ा की पट्टी है उस पर हमास का कंट्रोल है। और हमास के ऊपर कहा जाता है कि हमास इज़ हैवीली फंडेड बाय ईरान, कतर, और इनको तुर्की भी किसी हद तक सपोर्ट करता है। अब ये वो सारे मुस्लिम ममालिक हैं, तकरीबन 21 के करीब ममालिक का जिक्र किया जाता है जहाँ इसराइली पासपोर्ट बैन है, या जिनके पासपोर्ट पे इसराइल में दाखिला बैन है, या जो अपना पासपोर्ट इसराइल के लिए इस्तेमाल नहीं होने देती। उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है। बहुत सारे ऐसे तकरीबन सारे मुसलमान ममालिक जो हैं उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अब इसराइल की हुकूमत जो है इसको बर्दाश्त इसलिए करती है क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव पार्टी है। अभी रिसेंटली आज़ादी 1967, ये जो हमास का दावा है, कहते हैं 1967 के नक्शे के मुताबिक जो है हमें आज़ादी दी जाए, इसीलिए ये सारा तसादुम है। अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ट्विटर पर जो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, क्योंकि ये अपडेट्स ओपनली अवेलेबल नहीं है, दुनिया का कोई मीडिया नशर नहीं कर रहा इस टाइम, लेकिन डायरेक्ट जो ट्विटर है वही सोर्स है, बाकी मीडिया तक वही सोर्सेज आ रही हैं जो ट्विटर पर डाला जा रहा है, चाहे वो हमास की तरफ से डाला जा रहा है या वो इजराइल की तरफ से डाला जा रहा है। अब सबसे जो मैसिव अटैक तारीख़ में पिछले कई सालों में जो किया गया है वो अब किया गया है इसराइल के ऊपर, जब 5,000 के ऊपर रॉकेट बरसाए गए हैं। अब इन रॉकेट्स में कदरे आयरन डोम जो सिस्टम था, जो एंटी मिज़ाइल सिस्टम है, जो इसराइल का सबसे करामत सिस्टम है, जिसने कई बार हमास के इन हमलों को रोका है, वो भी फेल नज़र आया। इसके नतीजे में 1,000 के करीब डेथ टोल रिपोर्ट हो रहा है इसराइल में। ऐसा भी हुआ है कि ये हमास का सबसे वायलेंट हमला था, इसमें वो बहुत सारे सिविलियंस को भी टारगेट हो गए। जब वॉर होती है तो वॉर में बम ये नहीं देखता कि कौन सिविलियन है और कौन सिविलियन नहीं है, कौन फौजी है, वो उनके जनरल्स उठा के ले गए। अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक जो बड़े स्टेक्स हैं दो, जो कि इस वॉर में अगर कूद पड़े तो ये वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर हो जाएगी, वो हैं सऊदी अरब और रशिया। अब सऊदी अरब एक ऐसे स्टेक पर था कि उससे जब बात की गई थी सऊदी अरब से, तो ये एक ऐसे स्टेक पर काम कर रहा था कि सऊदी अरब को बड़ा क्लियरली ये कहा गया था कि वो इजराइल का साथ देगा, और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के भी करीब था। यही बात कई दफ़ा नेतन्याहू जो हैं वो अपने खिताबात में भी बता चुके हैं। अब जो मिस्टर याहू हैं उनको मुसलसल जो सपोर्ट हासिल है वो क्लियरली हासिल है अमेरिका से, बाइडन से, और अमेरिका मुसलसल इसराइल को बैक करता है, और अमेरिका की वजह से ही बरतानिया, फ्रांस की भी बड़ी शदीद किस्म की सपोर्ट इसराइल को हासिल है। एंड सेम डू इंडिया। इंडिया में जो मुसलमान हैं वो डेफिनेटली मस्जिद अक्सा किबला अव्वल की तरफ हैं, और इंडिया को ओपनली एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किलात का सामना था। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के लेवल पर इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडिया की जो एजेंसी है मोसाद और रॉ, ये बहुत सारे दुनिया में मिशंस पर इकट्ठे भी काम करती नज़र आई है। अगर आप बॉलीवुड की फिल्में भी उठा के देख लें तो आपको मोसाद और इंडिया की रॉ का बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन नज़र आएगा कि ये इकट्ठे काम करते हैं, और बहुत सारे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स पर ये इकट्ठे ही काम करते आए हैं, और इन्होंने कभी भी जो है इस ट्रांजिशन जोन को एक्सेप्ट नहीं किया, और ये इकट्ठे काम करते आए हैं, और इन्होंने इकट्ठे ही ये सारी ट्रांजिशंस की हैं, और दुनिया में बहुत सारे मोटिव्स पे इकट्ठे काम कर रहे हैं। इंडिया का इसराइल के साथ होने का की एक बहुत बड़ी वजह, बड़ी क्लियर वजह IOK है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अब इशू ये है कि वहाँ जो कुछ हो रहा था, दोनों तरफ जो फाइट थी
इसको 1960 से पहले फ्रीडम फाइट का नाम दिया जाता था, और 9/11 से पहले तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी फ्रीडम फाइट का नाम दिया जाता था। बाद में दे टर्न्ड आउट टू बी वॉर ऑन टेरर, और जब वो टेरर वॉर शुरू हुई तो इंडिया ने बड़ी चालाकी से इस सारे इशू को भी उसमें सबमर्ज कर लिया। और अब उसके बाद जो फिर मोदी सरकार ने किया और किस तरह जो आर्टिकल लगाकर और उसको रिवॉल्ट कर दिया कश्मीरियों के सारे हकूक़ को, वो भी दुनिया ने देखा। तो ये तो वो पॉलिटिक्स है जो हमारी खित्ते की पॉलिटिक्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान इस सब में सफ़र करता है 4-5 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, एवरी मुस्लिम कंट्री हैज़ टू सी द फैक्ट ये जो इस्लामोफोबिया हो रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान सफ़र करता है वो करता है कि हमारे पड़ोस में इंडिया मौजूद है, एंड इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान IOK का बहुत बड़ा इशू मौजूद है। तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का होना, और अफ़गानिस्तान से ही 9/11 वॉर ऑन टेरर का आगाज़ होना, और पाकिस्तान का उस पर जो स्टांस था वो राइट विंग और लेफ़्ट विंग दोनों तरफ घूमता रहा, और फिर पाकिस्तान में हुक्मरानियाँ ऐसी रहीं कि ज़ाती मफादात पर भी पाकिस्तान को भीड़ चढ़ना पड़ा। चौथे पर पाकिस्तान के स्टेक इंटरेस्ट होना किंगडम ऑफ सऊदी अरब के साथ, और 5वें नंबर पर किंगडम ऑफ सऊदी अरब के स्टेट इंटरेस्ट होना। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमारात पर और किंगडम ऑफ सऊदी अरब पर। अब किंगडम ऑफ सऊदी अरब और अमारात दोनों टेक्निकली, लॉजिकली, स्ट्रेटेजिकली दे आर विद अमेरिका, और पाकिस्तान को भी टेक्निकली, लॉजिकली, स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के साथ ही खड़ा होना होता है, क्योंकि पाकिस्तान को IMF से फंडिंग चाहिए। IMF की जो फंडिंग है वो सारा लॉजिकल स्टैंड आउट लेती है जो सऊदी अरब और अमारात जब आपको, तो जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, जब तक आप एक कमज़ोर मुल्क हैं, जब तक आपकी कोई से नहीं है, तब तक ये बात तो ख़त्म ही हो जाती है कि आप किसके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्टेक पे, क्योंकि ये अब एक इम्तिहान है जहाँ बीच में लटक रहे हैं, आइदर यू हैव टू बी विद बिग बॉस और यू हैव नॉट टू बी। अब बिग बॉस के साथ खड़ा होना यानी अमेरिका के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि आप तायीद करें जो इंडिया कहता है, और उसमें आपको ऑब्वियसली IOK का स्टैंस भी लूज होता नजर आता है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का। दूसरी तरफ आप स्टैंड आउट करें इसराइल को तस्लीम करने जाने की तरफ, जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब करने जा रही थी। उसका मैं अब आगे बताता हूँ कि क्या हुआ। तीसरे नंबर पर आप स्टैंड आउट करें कि आप आगे चल के झुक के बिल्कुल वही काम करेंगे जो फतह ने किया, और पाकिस्तान क्योंकि अब साहब बहादुर इस तरफ हैं तो आपको उस तरफ ही स्टैंड आउट लेना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपने IMF से कर्जे लेने हैं, आपके बड़े मसले हैं। और चौथा, इंडिया की स्ट्रांग होती है इकोनॉमी, और आप इंडिया से किसी तौर लड़ाई की पोजीशन में करंटली नहीं है। तो ये सारे स्टैंड आउट हैं जिसने पाकिस्तान को इम्तिहानी पोजीशन में डाला हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबल डेमोक्रेसी, अनस्टेबल गवर्नमेंट्स भी क्वेश्चन उठाकर खड़ी हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट हो या स्टेबल डेमोक्रेसी हो या कोई स्टेबल स्टैंड आउट हो तो ये फैसला किया जाएगा आप किसके साथ खड़े होंगे। अच्छा, अब इस इम्तिहान में सिर्फ पाकिस्तान नहीं डला, इस इम्तिहान में सऊदी अरब भी डला। अब इतना बड़ा प्रेशर आया तुर्की की तरफ से और इतना बड़ा प्रेशर आया ईरान की तरफ से। अब ईरान और सऊदी अरब की आपस में 180 डिग्री फ़िरका वारियत की जो राइवलरी है उसने भी इन सारे सरकमस्टांसिस को बहुत बुरा इफेक्ट किया। बिकॉज दूसरी तरफ है लबनान, लबनान में जो मौजूद है हिजबुल्लाह, दे आर कॉन्टीन्यूसली दे आर अटैकिंग इसराइल। अब इसराइल को ये बहुत बड़ी सफरिंग पड़ गई और इसराइल गज़ा की पट्टी को कारपेट बिछाने के अलावा और वही ओपन एयर प्रिजन जिसका मैंने जिक्र किया है उसको मलिया मेट करने के अलावा वो किसी मैसिव जंग के मूड में नहीं है। अगर मैसिव सर्ज होती है तो सऊदी अरब अब स्टैंड आउट दे चुका है कि उसने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ खड़ा होना है और वो इसराइल को की तकसीम पर भी अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं जो कि बड़ा क्लियर स्टैंड आउट दे रही हैं विद फ़लस्तीन आर वेरी क्लियरली, ईरान तो है ही है लेकिन क्योंकि सऊदी अरब साहब बहादुर के साथ चल रहा था अब ये मामला ऐसा है, ये किबला अव्वल का मामला है। अब बेसिकली जो लड़ाई सऊदी अरब में छिड़ गई है सऊदी अरब के अंदर, वो लड़ाई छिड़ गई है बिटवीन द पब्लिक ओपिनियन एंड द गवर्नमेंट ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन सेम जो तुर्की हिचकिचा रहा था वहाँ भी पब्लिक सेंटीमेंट स्ट्रांग था और पाकिस्तान में भी पब्लिक सेंटीमेंट सबको पता है।
हर मुस्लिम कंट्री में जो पब्लिक सेंटिमेंट है, मलेशिया के अंदर भी, इवन अमेरिका के अंदर, देर आर टू ग्रुप्स, वन इज सपोर्टिंग फ़लस्तीन एंड अदर इज सपोर्टिंग इसराइल। तो ये पब्लिक ओपिनियन बड़ा अफेक्ट करता है किसी भी हुकूमत को फैसला करते हुए। यही वजह है कि सऊदी अरब को भी घुटने टेकने पड़े हैं। अब दूसरी तरफ सऊदी अरब भी ड्विंडल में है, अगर वो घुटने टेकता है तो वो इधर तो घुटने टेक देगा, बट व्हाट अबाउट सऊदी अरब कन्फ्लिक्ट विद ईरान, जिसके लिए सऊदी अरब को अमेरिका की हिमायत चाहिए। तो ये जो मुसलमान ममालिक की, वो कहते हैं ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से ताबका के काशगर, ये जो जंग है, ये डिसयूनिटी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड जो है, उसका भी खमियाजा इन दी एंड गाजा की पट्टी भुगत रही है। मैं ओपन एयर प्रिजन with the most tortured place in the world, most suffered place in the world, most unlivable place in the world, वो जो सफ़र कर रही है वो भी somehow और the other सफ़र कर रही है बड़ा क्लियरली एंड वेरी क्लियरली इस चीज़ को कि हम डिसयूनाइटेड हैं। अब दूसरी तरफ वो तमाम लेबल्स जो कि अब 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के हैं, तो चाहे कोई भी जमात हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, IOK में जो कुछ हो रहा हो, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा हो, दैट इज़ लेबल्ड एज वॉर ऑन टेरर। जो भी उस पर करेगा, जैसे इसराइल करेगा, वो टेरर के खिलाफ करेगा। तो वो जो FF की टर्म थी, दैट इज़ गॉन इन टू एजिज नाउ। तो अब इस सारे ज़मन में आखिरी जो बात करूँगा कि पाकिस्तान का स्टैंड आउट क्या होना चाहिए। पाकिस्तान इस सारे स्टैंड आउट में तब तक चुप रहेगा जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी एटलीस्ट तुर्की जितनी स्ट्रांग नहीं हो जाती। और क्योंकि तुर्की को भी इस बड़े मसले में बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहना पड़ा है, और अब जो सऊदी अरब कहेगा वो पाकिस्तान कहेगा, एंड सऊदी अरब के जो अंदर गयूर अवाम थी उन्होंने बड़ा अपना फैसला सुनाया और सऊदी अरब को भी स्टैंड आउट लेना पड़ा। इस सब में दो बड़ी सुपर पावर्स हैं जो कि साहब बहादुर के हमेशा एंटी चलती आई हैं, चाइना एंड रशिया। चाइना का स्टैंड आउट कदरे साइलेंट है, रशिया क्लियरली यूक्रेन वॉर के बदला लेना चाहता है और वो क्लियरली स्टैंड आउट दे रहा है अमेरिका के साथ, और वो अमेरिका के साथ खड़ा है। तो ये जो रशिया क्लियरली स्टैंड आउट देते हुए अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। रशिया बड़ा क्लियर स्टैंड आउट दे के खड़ा है, और वो बड़ा क्लियर स्टैंड आउट दे के खड़ा है अमेरिका के खिलाफ, और ऐसी स्टेज में वो बदला लेना चाहता है यूक्रेन वॉर में अमेरिका के यूक्रेन के साथ देने का। अगेन बैटलफील्ड बनेगी गजा की पट्टी। होना ये चाहिए, होना जंग बंदी चाहिए, अमन चाहिए, आश्ती चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ ब्लड शेड होगा। और अगर ये जंग इस ओपन एयर स्पेस से बाहर निकल गई, गजा की पट्टी से बाहर निकल गई, तो छिड़ेगी वर्ल्ड वॉर 3। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ती है तो जो मुल्क स्टैंड आउट लेंगे उनमें एक तरफ बड़ा क्लियरली जो मुल्क होंगे, मेक अ लिस्ट, एक तरफ होगा अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इंडिया, ये बड़े ममालिक एक तरफ हो जाएंगे, और दूसरी तरफ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तुर्की, ईरान, बादल ना खास्ता सऊदी अरब के ख़िलाफ़, लेकिन इस जंग में ये लोग इकट्ठे नज़र आएंगे। पाकिस्तान, अच्छा यहाँ पाकिस्तान का एक कंट्रीब्यूशन मैं बताता चलूँ, ये ट्विटर पे इंफॉर्मेशन शेयर है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, कि सऊदी अरब ने और तुर्की ने F-16-17 तैयारों में ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी है कि उनको ट्रेन किया जाए, और ये वो मदद है जो पाकिस्तान की जो है फ़ौज फराहम कर सकती है। और पाकिस्तान में जो सारा स्टैंड आउट है इस इंटरनेशनल सिनेरियो को लेते हुए, तो टेक्निकली दे आर स्टैंडिंग एंड दे आर हेल्पिंग द मुस्लिम वर्ल्ड। सो हैट्स ऑफ टू दैट। ऑब्वियसली हमारी अस्करी जो कैपेसिटीज़ है, अस्करी जो सलाहियतें हैं, उन पर तो पूरी दुनिया को फ़ख्र है। सो ये वाला स्टैंड आउट है, और ये ट्विटर पे उड़ती खबर है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। इसकी तस्दीक जो है वो बावसूख ज़राई करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन यही है कि इन तैयारों को चलाने की ट्रेनिंग जो है तुर्की और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हेल्प तलब की है, और ये ट्विटर पर एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है और बड़े बावसूख ज़राए से कर रही है। इसकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा, ये मैं ट्विटर की एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। एनीवेज, दूसरी तरफ जो पावर्स होंगी उसमें ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और जितना बाकी, कतर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, और रशिया, और समहाउ और दी अदर चाइना। तो ये होगी दूसरी जो कि फेवर्ड फ़लस्तीन वो
पैलेस्तीन के एलीज होंगे, पैलेस्तीन के साथ खड़े होंगे। तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, द 21 कंट्रीज प्लस रशिया प्लस चाइना, ये है एक तरफ, और दूसरी तरफ है अमेरिका, फ्रांस, इंडिया। इंडिया के अंदर जो रिवॉल्ट है वो एक अलग क्वेश्चन मार्क है, और बड़े क्लियरली ब्रिटेन। तो ये वो मुल्क हैं जो दूसरी तरफ हैं बड़े, और फिर साथ इनके छोटे छोटे पूरा यूरोप मिलेगा। तो अगर जंग अजीम 3 छिड़ती है और इस गाज़ा की पट्टी से बाहर आती है तो जो तबाही होगी वो सबके सामने होगी। इस पर इसरार साहब की एक पेश गोई जो है वो बड़ी क्लियर थी। उन्होंने अपनी पेश गोई करते हुए कहा था कि अगर किबला अव्वल को लेकर, क्योंकि किबले की लड़ाई है, ये टेक्निकली वही सलीबी जंग है जो इस मॉडर्न दौड़ में कूदती चली जा रही है, कि अगर ये किबले की लड़ाई जो है वो बढ़ गई और इस किबले की लड़ाई ने अपना डायामीटर गज़ा की पट्टी से बाहर फेंका और ग्रेटर इसराइल, उन्होंने तो पेश गोई ये की थी कि जो ग्रेटर इसराइल है वो इस सबको निगलेगा और ऐसी घुमसान की जंग होगी कि लाशें होंगी। और उन्होंने कहा कि ये जो मुर्दार गिद्ध होते हैं ये टूटेंगे, ये लाशों पर टूटेंगे, लेकिन एक परिंदा उड़ता चला आएगा। ये उन्होंने पेश गोई की हुई है कि एक इतनी लाशें होंगी दुनिया पर कि एक परिंदा उड़ता चला जाएगा, और उस परिंदे को, क्योंकि वो मुर्दार खोर नहीं होता, उस परिंदे को ज़मीन पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी लाशें होंगी। और वो जब ज़मीन पर एक वक्त आएगा कि वो थक कर गिरेगा, और वो गिरेगा भी किसी इंसानी लाश के ऊपर। ये इसरार साहब ने पेश गोई की थी, ये भी इंटरनेट पे मौजूद है। तो अल्टीमेटली वो सारी पेश गोई इसी गाज़ा की पट्टी के गिर्द घूमती है। तो ये चंद 100 स्क्वायर फीट पर मुहित ये जो पट्टी है, जो कि मैं इसकी लेंथ और विड्थ सारी आपको बता चुका हूँ, ये किस कदर घुमसान में कन्वर्ट हो सकती है, क्या तीसरी जंग अजीम होने जा रही है, ये उस पर तज्जिया था। और मैं जितनी रिसर्च कर सकता था मैंने इस पर रिसर्च करके आपको ये बताया है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अल्लाह करे कि दुनिया में अमन, आशती, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद बरकरार रहे और दुनिया किसी बड़ी तबाही से बच जाए। क्या तीसरी जंग अजीम होने जा रही है? आप क्या कहते हैं? डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।